Good morning, students. Today we will study about the behavior towards the plane wavefront of different objects such as your prism, lens और mirror. तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवार्ड्स द प्लेन वेव फ्रंट. हम लोग बात करेंगे प्लेन वेव फ्रंट की. सो दिस इज़ आल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइगन्स प्रिंसिपल. लेकिन हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज़ ना कर करके इनको जो है रेज के हिसाब से समझेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ अ प्रिज्म. ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म आ गया. When the ray is incident on the prism, it undergoes the reflection at the two faces. पहले यहाँ से क्या होगी? It bend towards the normal and at this face it bend away from the normal. So we know that the light ray that is a perpendicular to the wavefront. So draw the wavefront that is a perpendicular to the light ray. ये perpendicular आपके पास यहाँ पर आना चाहिए. So in the prism it is found that the वेव फ्रंट emerges आउट बाय द प्रिज्म दैट इज़ आल्सो अ प्लेन वेव फ्रंट. हमारे पास ऐसा देखा गया कि जैसे यहाँ से जो वेवलेट्स चलेंगे वो क्या करेंगे आपके पास कि दीज हैव टू ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस इन द डेंसर मीडियम, देयरफॉर दीज विल ट्रेवल स्लोली. सो दीज विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस एंड रीच एट दिस पॉइंट. बट इन दिस केस द वेवलेट्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, दीज हैव टू ट्रेवल more distance in the rarer medium, hence these will travel faster in this medium, and these have to travel less distance in the denser medium, so therefore these will travel slower in this medium, or again these will travel फास्टर इन द रेयर मीडियम. सो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या करेंगे? ज़्यादा ट्रैवल करेंगे. तो ये देखा गया कि जब भी आपके पास कोई प्लेन वेव फ्रंट आपके पास इंसिडेंट होगा प्रिज्म के ऊपर, देन इट एमर्जेस आउट अ प्लेन वेव फ्रंट ओनली. ठीक है. तो इसको ध्यान रखना और ऐसे ही आप लोगों ने डायग्राम बनानी है. सेकेंड वन, बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस. जब हमारे पास ये प्लेन वेव फ्रंट है, ए बी हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, वी नो दैट द लाइट रेज ऑन द प्लेन वेव फ्रंट दीज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. पैरेलल आ गई. अब जैसे पैरेलल रेज जो है वो किसके ऊपर? लेंस के ऊपर इंसिडेंट होंगी, देन द कन्वेक्स लेंस कन्वर्स द लाइट रेज टुवर्ड्स द फोकस. अब लाइट रेज क्या हो गई? कन्वर्ज हो गई. तो जैसे आपके पास कन्वर्जिंग रेज आएंगी तो वेव फ्रंट कैसा आएगा? स्फेरिकल आएगा. अब स्फेरिकल आ रहा है, लाइट रेज कैसी आ रही हैं? कन्वर्जिंग. सो द वेव फ्रंट दैट इज अ कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट. सो द कन्वेक्स लेंस दैट एमर्जेस आउट अ कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट. इसने कैसा कर दिया? कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट. देख लो यहाँ से रेज से समझना है हम लोगों ने. पैरेलल रेज आ गई किसकी वजह से? प्लेन वेव फ्रंट से. तो रेज कैसी आ गई आपके पास? कन्वर्ज करेगा. ये कन्वर्जिंग रेज हैं तो कैसा वेव फ्रंट आएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा. ऐसे ही हमारे पास अगर कॉन्केव लेंस की बात करें, सो कॉन्केव लेंस क्या करता है? पैरेलल रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है. सो अब ये रेज कैसे आ गई? डाइवर्जिंग आ गई. सो the wave front that will be spherical wave front but it should be diverging spherical wave front. तो हमारे पास क्या आ गया? the concave lens that will emerges out a spherical diverging spherical wave front. ये आपके पास कैसा आ गया? diverging spherical wave front. ऐसे ही हमारे पास अगर मिरर की बात करें हम लोग, बिहेवियर ऑफ द कॉन्केव मिरर. हमें पता है कि कॉन्केव मिरर इज द कन्वर्जिंग मिरर. so whenever this is a plane wavefront, the light rays these are parallel to each other and perpendicular to the wavefront. When the parallel light rays are incident on the concave mirror, these are converged towards the focus. फोकस की तरफ को क्या होंगी? ये कन्वर्ज होंगी. तो हमारे पास क्योंकि लाइट रेज कैसी आ रही हैं? कन्वर्ज आ रही हैं. सो इट मीन्स दैट द concave mirror that reflect out the converging स्फेरिकल वेव फ्रंट. जैसे रेज आपके पास कन्वर्जिंग आ गई तो आपके पास वेव फ्रंट कैसा बन गया? स्फेरिकल बन गया. और साथ के साथ कैसा बन गया? कन्वर्जिंग बन गया. इट मीन्स आपके पास कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्ट कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट इज अ इंसिडेंट ऑन इट. अब बात करते हैं हम लोग बिहेवियर ऑफ द कन्वेक्स मिरर. तो कन्वेक्स मिरर हमें पता है दैट इट इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर. तो ये क्या करता है? पैरेलल रेज को डाइवर्ज करेगा. डाइवर्ज करेगा तो हमारे पास कैसा आएगा? स्फेरिकल डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट आ जाएगा. तो हमारे पास ये जो आपके पास वेव फ्रंट बन रहा है, दिस इज अ डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट आपके पास आ गया.
इसी की बेसिस के ऊपर आप लोगों से ज़्यादातर जो 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक तो यहाँ से ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई आप लोगों ने ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, दैट व्हाट इज द व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म देन ड्रॉ द वेव फ्रंट विच इज एमर्जेस आउट बाय द प्रिज्म। तो आप लोगों ने सीधा ड्रॉ कर देना, कैसा, प्लेन वेव फ्रंट ही आप लोगों ने ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जिस क्वेश्चन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स लेंस के फोकस के ऊपर रखा गया है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेव फ्रंट एमर्जेस आउट बाय द लेंस। अब हमें पता है जैसे सोर्स फोकस के ऊपर रखा गया तो आपके पास लाइट रेज कैसे जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस इट एमर्जेस आउट द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रेज पैरेलल होंगी तो आपके पास वेव फ्रंट कैसा आएगा, प्लेन वेव फ्रंट। इट मींस दैट द कन्वेक्स लेंस दैट विल एमर्जेस आउट अ प्लेन वेव फ्रंट। तो इसका आंसर क्या हो गया, इट एमर्जेस आउट अ प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया किसका, बिहेवियर ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ तक हो गया। और ये क्वेश्चन आपके पास आ गया किसका, पॉइंट सोर्स का। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन अ लाइट। हम लोगों ने 11th क्लास में किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। वही हम लोग वेव्स का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। 11th क्लास में जो हम लोगों ने वेव्स पढ़ा था उसी कंसेप्ट को लेकर के अब हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में। सारे के सारे वेव ऑप्टिक्स उसी के बेसिस के ऊपर अब हम लोगों ने करनी है। सो सुपरपोजिशन में हम लोग क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हेन टू और मोर वेव मोशन ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरिम्पोज ऑन ईच अदर अ न्यू वेव इज फॉर्म्ड in which the resultant displacement at any instant is equal to the vector sum of the displacements due to the individual waves at that instant। मतलब अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स जो कि किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, क्या कर जाती हैं, सुपर इम्पोज कर जाती हैं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स। हम लोग यहाँ पर अलजेब्राइक सम की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टर सम ड्यू टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स। इट मीन्स आपके पास अगर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करें देन इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स की बात। अब हमारे पास ये जो वेव है लाइट की बात करें, अगर हम लोग पहले बात की थी दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्सल वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपके पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दीज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब हो गया आपके पास इन विच द वाइब्रेशंस दीज आर परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दैट दीज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ द क्रेस्ट एंड ट्रफ। किसकी फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। तो हमारे पास पहली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द सेकेंड वेव। मतलब पहली का क्रेस्ट जो है दूसरी के क्रेस्ट के ऊपर पड़ रहा है, एंड द ट्रफ ऑफ वन वेव दैट फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द सेकेंड वेव। पहली का क्रेस्ट ट्रफ जो है दूसरे के ट्रफ के ऊपर पड़ रहा है। देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या जाएगा, दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर आ जाएगा। जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, एक y1 जिसका एम्पलीट्यूड है आपके पास ये, या हम लोगों ने मान लिए ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, दूसरी का है y2 है, तो इनका रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू y के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। देखो ये एक ही डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गए, ऐड अप हो गए, ये आगे रिजल्टेंट हमारे पास। यहाँ पर भी क्या है, एक ही डायरेक्शन में ये क्रेस्ट एक का दूसरे के ऊपर पड़ रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो y दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। हैंस द इंटेंसिटी इन द रीजन इज अ मैक्सिमम। जब एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम होगा, हमें पता है दैट इंटेंसिटी दैट वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जो इंटेंसिटी है दैट वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी उस रीजन में क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस तरह से जो इंटरफियरेंस होता है, इंटरफियरेंस हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, अभी 12th में नहीं पढ़ा है। इसका हम लोग एक कंसेप्ट लेकर के चलेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल करके। सो द इंटरफियरेंस इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। जिस भी रीजन में आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी तो वहाँ पर आपके पास जो इंटरफियरेंस होगा वो कैसा आएगा, दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। सो y दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब दूसरी कंडीशन क्या आ गई आपके पास, अगर मान लो आपके पास व्हेन
द क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द सेकेंड वेव। एक का जो आपके पास क्या है क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट मान लिया मैंने किसका, एक वेव का, ये है आपके पास y1, ये दूसरी के ट्रफ के ऊपर पड़ रहा है इस तरीके से, ये क्रेस्ट और ये दूसरी का ट्रफ ऐसे पड़ रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया आपके पास, मतलब इनका इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड को है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड को आ गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ गया आपके पास। देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स, क्योंकि अब वेक्टर सम लेना है तो डायरेक्शन अपोजिट आ गई, मतलब फेज डिफरेंस कितना आ गया 180 डिग्री, तो आपके पास क्या जाएगा रिजल्टेंट दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एम्पलीट्यूड्स, तो हमारे पास क्या आ गया दैट द डिफरेंस ऑफ द एम्पलीट्यूड ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स, हैंस द इंटेंसिटी। अब क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो गया कम हो गया आपके पास, क्योंकि डिफरेंस आ गया आपके पास, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंटेंसिटी इन द रीजन इज अ मिनिमम, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। तो जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी उस रीजन में आपके पास जो इंटरफियरेंस आएगा दैट इंटरफियरेंस इज नोन एज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर y दैट इज इक्वल टू y1 माइनस y2, ये आ गया y आपके पास दिस वन, इन दोनों का डिफरेंस करके ये निकल गया आपके पास, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, ठीक है। तो जहाँ पर आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम वहाँ पर इंटरफियरेंस कंस्ट्रक्टिव, जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम वहाँ पर इंटरफियरेंस कौन सा आ गया डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए क्रेस्ट फॉल ऑन द क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन द ट्रफ, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस के लिए आपके पास क्रेस्ट ऑफ वन वेव दैट फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ द अनदर वेव, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एडिशन टू द कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव्स, ये जो सारी डेरिवेशन हम लोगों ने की है इसको आप लोगों ने नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ एक कंसेप्ट को समझाने के लिए डेरिवेशन की है, एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी जाती है डेरिवेशन, सिर्फ इसकी कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं उसकी स्टेटमेंट को समझाने के लिए सारी की सारी डेरिवेशन की गई है ये, ठीक है। तो कोई भी इसमें एनर्जी वेस्ट ना करे, सिर्फ इसको समझने के लिए हम लोगों ने इसको करना है, ठीक है। तो हमें पता है, फिर से सुन लें, इस डेरिवेशन के ऊपर कोई भी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करेगा। डेरिवेशन कहाँ से करनी है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा सभी बच्चों को, तो ध्यान से आप लोगों ने करना है, इसको सिर्फ हम लोगों ने कंसेप्ट को समझना है कि एक्चुअल में है क्या ये। यहाँ पर हमें बताया कि लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट क्या है का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें जो ऑप्टिकल फिनोमेनन है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है कि दैट देयर आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स which are oscillating perpendicular to each other and perpendicular to the direction of the propagation of the light. So optical phenomenon is only due to the electrical vector. जो ऑप्टिकल फिनोमेनन है वो किसकी वजह से ड्यू टू द इलेक्ट्रिक वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लोग मान करके चलते हैं लेट ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट बाय द टू सोर्सेज, कोई दो सोर्सेज मान लिए हम लोगों ने, इज गिवन बाई E1 मान लिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वेक्टर का सोर्स दैट इज इक्वल टू A1 कॉस ऑफ ओमेगा 1t प्लस φ1। हमें पता है कोई भी ऑसिलेटिंग फंक्शन हम लोगों ने हार्मोनिक फंक्शन रिप्रेजेंट करना है तो साइन और कॉस फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पर कॉस फंक्शन यूज़ कर लिया। ओमेगा 1 इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी मान ली हम लोगों ने, और φ1 इज़ द इनिशियल फेज, ठीक है। और दूसरे सोर्स के लिए इलेक्ट्रिक वेक्टर हम लोगों ने मान लिया E2 दैट इज इक्वल टू A2 कॉस ओमेगा 2t प्लस φ2, वेयर ओमेगा 2 दैट इज अ फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड φ2 दैट इज अ इनिशियल फेज। A1 एंड A2 दीज आर द एम्पलीट्यूड्स, ये क्या आ गया आपके पास है एम्पलीट्यूड्स। अब हमें पता है इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड, अगर हम लोग बात करें इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट दैट इज अ स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसका मैंने क्या कर दिया दैट इज I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 स्क्वायर। सो I1 दैट इज इक्वल टू K E1 स्क्वायर, तो K इस पूरे का स्क्वायर कर दिया A स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 1t प्लस φ1, और I2 हमारे पास आ गया K E2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू K A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 2t प्लस φ2। अब क्योंकि कॉस की हम लोगों ने कॉस को साथ में लेकर के नहीं चलना है तो इसकी एवरेज वैल्यू चाहिए हम लोगों को। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जानते होंगे द
एज द एवरेज वैल्यू ऑफ द कॉस ऑफ थीटा और कॉस ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0 एंड कॉस स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 1/2 ओवर द फुल साइकिल दैट इज 0 to 2 पाई। अगर हम लोग कंप्लीट साइकिल में इसकी कॉस की एवरेज वैल्यू निकालें तो कॉस ऑफ थीटा या कॉस ऑफ एक्स की एवरेज वैल्यू निकलती है 0 और कॉस स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू निकलती है 1/2। तो हमारे पास क्योंकि कॉस स्क्वेयर है यहाँ पर तो I1 किसके बराबर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, इस पूरे की वैल्यू आ गई 1/2 और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। तो हमने लिख दिया I1 दैट इज इक्वल टू के A1 स्क्वेयर अपॉन 2 क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो I1 दैट इज इक्वल टू के A1 स्क्वेयर बाई 2 के बराबर। यहाँ से मैंने A1 की वैल्यू निकाल दी तो यहाँ से क्या जाएगा दैट इज 2I1 अपॉन के अंडर द रूट। ऐसे I2 आपके पास किसके बराबर आ गया के A2 स्क्वेयर अपॉन 2 और तो A2 की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर आ गया 2I2 अपॉन के अंडर द रूट। जब ये निकली हमारे पास एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द टू वेव्स ओवर द कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में आपके पास एवरेज इंटेंसिटी की बात कर ली हम लोगों ने। व्हेन बोथ वेव्स सुपरइम्पोज, जब दोनों की दोनों वेव्स क्या करेंगे सुपरइम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपके पास। देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, जब ये ऐड हो जाएंगी तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी I दैट इज इक्वल टू के E1 प्लस E2 का स्क्वायर कर दिया तो इसका होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। I इज इक्वल टू के E1 स्क्वायर प्लस के E2 स्क्वायर प्लस 2k E1 E2, ये हमारे पास आ गया, इसको दे दिया नंबर 3। अब ये एवरेज इंटेंसिटी ओवर द फुल साइकिल I, इसको मैंने मान लिया I1, ये किसके बराबर है I2, हम लोगों ने लिखा है पहले ये I1 के बराबर, ये I2 के, प्लस इस पूरी टर्म को मैंने नाम दे दिया I12, दिस I12, क्योंकि अगर नॉर्मली ये आपके पास ऐड होती, दोनों अगर मान लो सिंपली ऐड हो जाती, मान लो कि आपके पास इंटरफेरेंस नहीं होता तो सिंपली आ जाता I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब दोनों की ऐड हो गई, सिंपली हो गया कि भाई दोनों की इंटेंसिटी ऐड हो गई, लेकिन ये टर्म साथ में जुड़ गई, इसका मतलब आपके पास ऐड होने के बाद इंटेंसिटी कुछ और आ रही है, इन दोनों के सम के अलावा कुछ और आ रही है। तो इसका मतलब ये जो टर्म आ रही है ये क्या कर रही है, इसमें इंटरफेयर कर रही है, तो इस टर्म को बोल दिया हम लोगों ने कौन सी, इंटरफियरेंस टर्म। सो हियर दिस I12 दैट इज इक्वल टू 2k E1 E2 इज कॉल्ड द इंटरफियरेंस टर्म, क्योंकि इसने क्या कर दिया यहाँ पर इंटरफियर कर दिया, ठीक है। तो इसी को निकालेंगे हम लोग। सो फॉर द इंटरफियरेंस दिस टर्म इज नेसेसरी, अगर ये टर्म है तो इंटरफियरेंस हो रहा है, अगर ये टर्म इसमें नहीं है तो इसका मतलब इंटरफियरेंस नहीं हो रहा है। तो ये टर्म निकालेंगे तो I12 दैट इज इक्वल टू 2k E1 E2, हम लोग क्या करेंगे E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, 2k E1 E2 रखेंगे तो A1 A2 यहाँ से रख देंगे हम लोग E1 E2 की वैल्यू। A1 आपके पास E1 है A1 कॉस ऑफ ओमेगा 1t प्लस phi1 और E2 है A2 कॉस ऑफ ओमेगा 2t प्लस phi2। मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया के A1 A2 2 कॉस ऑफ ओमेगा 1t प्लस phi1 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा 2t प्लस phi2। अब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, 2 cos A cos B दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ A प्लस B प्लस कॉस ऑफ A माइनस B, 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये लगाएंगे यहाँ पर हम लोग इसमें। तो हमारे पास आ गया देखो के A1 A2, यहाँ पर cos A प्लस B लिखेंगे तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इसको कॉमन ले लिए, साथ में t आ गया प्लस phi1 प्लस phi2 प्लस cos ऑफ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी प्लस phi1 माइनस phi2। अब यहाँ से समझते हैं, अब क्योंकि इस टर्म में प्लस है इट मीन्स दैट कॉस दैट इज चेंजिंग विद द टाइम, टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पर अकेला कॉस आ रहा है, इट इज चेंजिंग विद द टाइम, इट मीन्स इट्स एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल दैट विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट द फर्स्ट टर्म दैट विल बी इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब सेकेंड टर्म आपके लोग देखें अगर, तो सेकेंड टर्म दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0 अगर ये टाइम के साथ वेरी करती है। अब टाइम के साथ कब वेरी करेगी, अगर आपके पास ओमेगा 1 दैट इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा 2, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो टाइम के साथ ही क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि तब टाइम के टी की वैल्यू आएगी आपके पास, क्योंकि टर्म आएगी टी वाली, तो इसका मतलब टाइम के साथ क्या करेगा, ये वेरी करेगा। इट मीन्स ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसका मतलब I12 क्या हो जाएगा 0, तो इंटरफियरेंस टर्म क्या हो गई 0 हो गई। लेकिन
अगर आपके पास ω1 इज इक्वल टू ω2, ये इसके बराबर हो जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इफ द टू फ्रीक्वेंसीज आर सेम देन क्या आ जाएगा, I12 इज इक्वल टू के A1 A2, ये जो था आपके पास कॉस ऑफ, ये तो हो गया 0 और ये क्या बच गया φ1 माइनस φ2। तो यहाँ पर I12 के A1 की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ से, ये निकाली थी 2I1 अपॉन के अंडर द रूट, और A2 की वैल्यू भी यहाँ से रख दी, दैट इज 2I2 अपॉन के अंडर द रूट, ये रख दी मैंने कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2। तो यहाँ से के अंडर रूट के बराबर आकर के से के कैंसल आउट, सो I12 दैट इज इक्वल टू 2, ये 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आपके पास, 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2। तो इक्वेशन नंबर 4 से हम लोग यहाँ से देखें तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या आ गई, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ये I12 किसके बराबर आ गया, 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2। अब इस टर्म पर फिर आते हैं, ये टर्म आपके पास कब तक है, अगर मान लो आपके पास इफ φ1 माइनस φ2 नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर नहीं है, और φ1 माइनस φ2 नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट भी नहीं है, ठीक है। अगर ये 0 नहीं है, अगर तो ये 0 हो जाता है तो कॉस ऑफ 0 सभी को पता है किसके बराबर, 1 के बराबर हो जाएगा, तो यही बचेगा, इसका मतलब ये टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। और अगर ये कांस्टेंट हो जाता है φ1 माइनस φ2, तो इसका मतलब ये आपके पास चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं। लेकिन अगर ये 0 भी नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है, तो फिर भी आपके पास इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस टर्म के रहने के लिए, इंटरफियरेंस टर्म के रहने के लिए, दैट इज इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉर दिस वन दैट इज I12 दैट इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब सो देयर इज नो इंटरफियरेंस। इसका मतलब आपके पास क्या होना चाहिए कि इस टर्म के रहने के लिए या तो ये क्या होना चाहिए, φ1 माइनस φ2 दैट शुड बी इक्वल टू 0, या तो ये क्या हो, 0 हो। 0 होने का मतलब कि दोनों का फेस जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या फिर φ1 माइनस φ2 ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वेव्स का वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ से दो कंडीशन आ गई आपके पास भाई इंटरफियरेंस के लिए। तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। पहली बात, एक तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, दोनों सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर फ्रीक्वेंसी बराबर है इसका मतलब क्योंकि स्पीड तो सेम ही है तो वेवलेंथ भी क्या हो गई, बराबर हो गई। और दूसरी बात कि उनके बीच का फेज या तो 0 हो या फिर फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ऐसे सोर्सेज को क्या बोल देंगे हम लोग, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो अब इस डेफिनेशन से हमने वैसे कुछ भी लेना, इन स्टेटमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें तो याद रखना है ये कि कोहेरेंट सोर्सेज एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। सो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, द सोर्सेज ऑफ लाइट विच emit continuous light waves of same wavelength, same frequency and in same phase, same phase मतलब φ1 is equal to φ2 और having constant phase difference, या फिर इनका जो फेज डिफरेंस है क्या हो, कांस्टेंट, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। उन्हीं को क्या बोल दिया, कोहेरेंट सोर्सेज। मतलब सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कई बार ऐसा बोल दिया जाता है कि यानी टू सोर्सेज दीज आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ बट डू नॉट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कैन दीज सोर्सेज बी कोहेरेंट। सो आपका आंसर क्या आ गया, नो, क्योंकि जो फेज डिफरेंस की कंडीशन है वो आपके पास मेन कंडीशन है यहाँ पर किसकी, इस सेम फ्रीक्वेंसी के होने के साथ साथ फेज डिफरेंस की जो कंडीशन है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो फेज डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो इन कोहेरेंट सोर्सेज क्या आ गए, या नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, द सोर्सेज ऑफ लाइट विच डू नॉट इमिट लाइट वेव्स विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड इनकोहेरेंट सोर्सेज। जो कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट को एमिट नहीं करते हैं उनको क्या बोल दिया, इनकोहेरेंट सोर्सेज। अब एक नोट ध्यान में रख लें यहाँ पर, फॉर इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वी रिक्वायर ओनली एंड ओनली कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। इफ द सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट देन द इंटरफियरेंस ऑफ लाइट दैट इज नॉट ऑब्टेन्ड, वो आपके पास ऑब्टेन्ड नहीं होगा। अब क्वेश्चन राइज होता है कि
जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं आपके पास, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। जैसे मान लो दो अलग अलग ले लिया हम लोगों ने, दो लैंप ले लिया अलग अलग, कि तो क्या ये कोहेरेंट हो सकते हैं? नहीं, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। हमें पता है अगर एक सिंगल सोर्स की बात करें हम लोग, तो कोई भी सोर्स जो है वो लाइट अमिट तब करता है व्हेन द particle in this or the atom in this source these excite and make transition from the excited state to the lower state, then this emit the energy in the form of the light, ठीक है। and these atoms or the particles these do not emit the light waves in the having the constant phase difference, ठीक है। तो जब एक सोर्स में ही कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है आपके पास, इसका मतलब दो डिफरेंट में तो कभी नहीं आएगा। तो आप लोगों ने सिंपल सा रीज़न देना है। ये कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि क्या दो सोर्सेज जो हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं, वो कोहेरेंट हो सकते हैं? इसका रीज़न आप लोगों ने देना है। तो इसका रीज़न सीधा सा दे देना, नो दिस इज बिकॉज द लाइट वेव्स एमिटेड बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज डू नॉट हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इनका कभी भी जो है कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब हम लोगों ने ये कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन कहाँ से करने हैं? सो टू कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। हमने जो दो सोर्सेज हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करने हैं? फ्रॉम द सिंगल सोर्स ऑफ अ लाइट, बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बाय यूजिंग स्लिट। यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे किसका? स्लिट का। आगे चल करके देखेंगे हम लोग स्लिट का यूज़ करेंगे हम लोग, उससे जो है कोहेरेंट सोर्सेज हम लोग यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज। पहली बात, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट नंबर 1 शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बाय सम डिवाइस। कोई डिवाइस यूज करके, जैसे लेंस यूज कर लिया, मिरर यूज कर लिया, या क्या यूज कर लिया हम लोगों ने? स्लिट यूज कर ली, ठीक है। सो क्योंकि इसमें आपके पास क्या है, वट एवर इज द फेज चेंज इन द सोर्स दैट इज रिपीटेड इन इट्स इमेज आल्सो। जैसे आप लोग इमेज के सामने खड़े हो जाते हैं, जितना आप हाथ आप लोग उठाते हो उतना क्या होता है? इमेज उठाती है। इसका मतलब जितना फेज आप में चेंज हो रहा है उतना किस में हो रहा है? इमेज में हो रहा है। इट मीन्स जो आपके पास फेज डिफरेंस है वो क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब आपके पास क्या हो रहा है? ऐसा ही लाइट के सोर्स में होता है आपके पास, ठीक है। तो इन द कोहेरेंट सोर्सेज वी कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर बाय द सोर्स एंड इट्स वर्चुअल इमेज। सोर्स और इसकी वर्चुअल इमेज को हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज यूज कर सकते हैं, या फिर टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द सेम सोर्स, दो वर्चुअल इमेजेस एक ही सोर्स की, या फिर टू रियल इमेजेस ऑफ द सेम सोर्स हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास, द सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ का मतलब आपके पास सिंगल कलर, मैंने आप लोगों को बताया था, रेड है तो रेड ही होगा आपके पास, ठीक है, ब्लू है तो ब्लू ही होना चाहिए। लास्ट वन, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स फ्रॉम द सोर्सेज शुड बी स्मॉल। किसी पॉइंट के ऊपर अगर लाइट वेव्स जो हैं वो सोर्सेज से पहुंच रही हैं तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है जहाँ से वो पहुंच रही हैं, जैसे मान लो एक यहाँ से चली, एक यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर पहुंच रही है, तो ये जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है इन दोनों के बीच का जो पाथ है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने करना है और इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से नोटबुक के ऊपर लिखना है, काम करना है अच्छे से, ठीक है, और इसको दिखाना है मुझे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।